हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर के अंदर 3 टॉपिक का सुपर रिवीजन कवर करने वाले हैं। ये जो हमारा बुलेट रिवीजन होगा, इसमें 3 टॉपिक होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी एडजस्टमेंट, इसके बाद में सेक्शन 94 बी होगा और फिर सेक्शन 94 ए होगा। तीनों ही इंटरनेशनल टैक्सेशन के हिस्से हैं और तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ए कैटेगरी के टॉपिक है हमारे। इनको कवर करने के बाद में ट्रांसफर प्राइसिंग और इन तीनों टॉपिक के हम न्यूमेरिकल पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस क्या करेंगे, कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे प्राइमरी एडजस्टमेंट और सेकेंडरी एडजस्टमेंट। इनको कवर करने के लिए सबसे पहले आपको बताते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। सिंपल सा, प्राइमरी एडजस्टमेंट का मतलब है 2 स्टेप। पहली स्टेप है आर्म्स लेंथ प्राइस की कंप्यूटेशन करना और सेकंड है आर्म्स लेंथ प्राइस की कंप्यूटेशन करने के बाद जितने से हमारी इनकम क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, टोटल इनकम इंक्रीज हुई है, या फिर हमारा जितने से लॉस क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट। मतलब एएलपी लगाने से जितने से इनकम इंक्रीज हो गई ये, या फिर जितने से लॉस हमारा क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, ये तो कहलाता है वर्ड कौन सा, प्राइमरी एडजस्टमेंट। अब देखिए क्या है सेकेंडरी एडजस्टमेंट का मतलब बताते हैं। आपने क्या करा, प्राइमरी एडजस्टमेंट करा। मान लीजिए आपकी इनकम क्या हो गई है, बढ़ गई। ओके, तो आपकी बुक्स के अंदर टोटल इनकम तो बढ़ गई है लेकिन उतना पैसा आपको आया नहीं है। ओके, तो आपके क्या होगा, इम्बैलेंस चलेगा। मतलब आपका प्रॉफिट तो क्या बताएगा, ज्यादा बताएगा, लेकिन उतना कॉरस्पॉन्डिंग कैश आपको मिला नहीं होगा। जैसे कि आपने मान लीजिए कोई 20 करोड़ रुपए का आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज को पेमेंट कर दिया। उसकी आर्म्स लेंथ प्राइस कितनी थी, 15 करोड़ ही थी। ठीक है, कितनी थी, 15 करोड़ थी। तो आपका 5 करोड़ रुपए से क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन वो 5 करोड़ रुपए आपको वापस मिले नहीं है। तो क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। उसी इम्बैलेंस को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है सेकेंडरी एडजस्टमेंट की एंट्री डाल के। सेकेंडरी एडजस्टमेंट की एंट्री डाल के क्या मतलब क्या है, वो 5 करोड़ रुपए हम बताएंगे कि जैसे हमने अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइज को क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है। इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एडजस्टमेंट। तो वापिस से बता दें, प्राइमरी एडजस्टमेंट का मतलब है सबसे पहले एएलपी का डिटरमिनेशन और सेकंड स्टेप में एएलपी डिटरमाइन करने के बाद जितने से टोटल इनकम इंक्रीज हुई या फिर जितने से हमारा लॉस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ये तो हुआ प्राइमरी एडजस्टमेंट। सेकेंडरी एडजस्टमेंट है प्राइमरी एडजस्टमेंट की वजह से जो हमारे प्रॉफिट में और कैश अकाउंट में जो इम्बैलेंस आ रहा है, उस इम्बैलेंस को रिमूव करना। कैसे रिमूव करना, कि वो जितना भी इम्बैलेंस है उसे हम शो करेंगे कि हमने हमारी एसोसिएटेड एंटरप्राइज को क्या दिया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है, लोन दिया। इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एडजस्टमेंट। आइए शुरू करते हैं सेक्शन 92 सीई। सबसे पहले प्राइमरी एडजस्टमेंट आपने करा, कैसे करा, आपने एएलपी निकाली, ओन मोशन निकाली, या फिर असेसिंग ऑफिसर ने आपकी क्या करी, डिटरमाइन करी। सेक्शन 92 सी सबसेक्शन 3 था हमारा। या फिर असेसिंग ऑफिसर ने ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को केस रेफर कर दिया, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने एएलपी का डिटरमिनेशन करा। या फिर क्या हो सकता है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट हो सकता है सेक्शन 92 डबल सी से। ओके, या फिर सेफ हार्बर रूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ, एएलपी का डिटरमिनेशन हुआ। मतलब किसी भी तरीके से एएलपी का डिटरमिनेशन हुआ, आपकी टोटल इनकम क्या हुई, इंक्रीज हुई, या फिर आपका टोटल लॉस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब इसमें एक बात आपको खास समझने की है, ये जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट है, मेन फोकस कौन सा, सेकेंडरी एडजस्टमेंट है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट की वजह से अगर आपकी एएलपी का डिटरमिनेशन हुआ है तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट तभी होगा। आई रिपीट, सेकेंडरी एडजस्टमेंट तभी होगा अगर वो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट 1 अप्रैल 2017 और उसके क्या हुआ है, बाद में हुआ है वो एग्रीमेंट। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, एएलपी तो हम निकालेंगे, टोटल इनकम आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन वो जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट है ना, जिसमें हम डीम्ड मान लेते हैं कि आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज को क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट, वो हम एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के केस में तभी मानेंगे जब वो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद में हुआ है। अगर एग्रीमेंट क्या हुआ है, पहले हो रखा है, ओके, उस एग्रीमेंट से आज भी एएलपी का डिटरमिनेशन होगा, टोटल इनकम आज भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, टोटल लॉस आज भी आपका डिक्रीज होगा, लेकिन आपको अपने बुक्स में सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करना है। मतलब बुक्स में नहीं बताना है कि डीम्ड नहीं बताना कि हमने हमारी एसोसिएटेड एंटरप्राइज को क्या दिया, लोन दिया। तो कुल मिला के एएलपी का डिटरमिनेशन हुआ, चाहे असेसी ने खुद करा, चाहे असेसिंग ऑफिसर ने करा, या फिर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट से हुआ। विशेष बात यहां रखनी है कि वो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट 1 अप्रैल 2017 या उसके क्या हुआ, बाद में हुआ, या सेफ हार्बर रूल से हुआ। ओके, आप क्या करेंगे, अपनी बुक्स में क्या करेंगे, सेकेंडरी एडजस्टमेंट। सेकेंडरी एडजस्टमेंट का मतलब बताया, आप बताएंगे कि डीम्ड आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज को क्या दिया हुआ, लोन दिया है। ऐसा कोई सेकेंडरी एडजस्टमेंट आप अपनी बुक्स में करेंगे ही नहीं। मानना ही नहीं है कि आपने अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइज को क्या दिया, लोन दिया। ऐसा कब,
जब आपका जो प्राइमरी एडजस्टमेंट से जो टोटल इनकम आपकी इंक्रीज हुई है या टोटल लॉस क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, वो अगर 1 करोड़ रुपए से क्या नहीं है, ज्यादा का नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा का नहीं है। या फिर दूसरा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर असेसमेंट ईयर 16-17 या उससे पहले का केस है, एएलपी तो पहले भी निकलेगी, टोटल इनकम तो आपकी तब भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, लॉस आपका तब भी डिक्रीज होगा, लेकिन बुक्स में वो जो डीम्ड एडवांस की जो एंट्री डाल रहे हैं सेकेंडरी एडजस्टमेंट, मतलब इम्बैलेंस जो आपका आ रहा था कैश में और प्रॉफिट में, उसको रिमूव करने की एंट्री आप नहीं डालेंगे। कब? अगर असेसमेंट ईयर 16-17 या उससे क्या है, पहले का है। अब मैं इसमें विशेष बात आपको बता देता हूं दोनों को क्लब करके, ठीक है। मान लेते हैं कि असेसमेंट ईयर की बात मान लेते हैं, आज कौन सा है, 20-21 है, आपकी एएलपी का डिटर्मिनेशन हुआ, फिर उससे प्राइमरी क्या हुआ, एडजस्टमेंट हुआ, आपकी टोटल इनकम क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, लेकिन ये एएलपी का डिटर्मिनेशन किससे हुआ है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट से हुआ, और ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट 1 अप्रैल 2017 से पहले एंटर हो गया था, ठीक है। भले असेसमेंट ईयर आज है, लेकिन वो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट पहले ही क्या हो चुका था, एंटर हो चुका था। तो इस केस में आपकी कोई सेकेंडरी एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं डलेगी। सेकंड आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, विशेष बात इसके अंदर यही है, मान लो एग्रीमेंट आपका 1 अप्रैल 2017 से हो गया था, आपको तो मालूम है रोल बैक का क्या होता है, प्रोविजन होता है, रोल बैक का प्रोविजन प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर पे क्या हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है। मान लीजिए प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर 15-16 पे एप्लीकेबल हुआ, मतलब असेसमेंट ईयर 16-17 पे हुआ, आपके क्या हुआ, टोटल इनकम क्या हो गई, बढ़ गई, आपका टोटल लॉस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो भी बुक्स में सेकेंडरी एडजस्टमेंट की कोई एंट्री नहीं डलेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर पहले तो कहा अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट से जो इनकम इंक्रीज हो रही है अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो कोई सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करना है। और दूसरा इन्होंने आपको क्या कहा, दूसरा इन्होंने कहा अगर असेसमेंट ईयर 16-17 डेट इज प्रीवियस ईयर 15-16 और उससे पहले का है तो भी कोई भी सेकेंडरी एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं डलेगी। प्राइमरी एडजस्टमेंट तो होगा, टोटल इनकम बढ़ेगी, लेकिन कोई भी सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो आपको फोकस करना है इस पे, ओके। और एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के केस में 1 अप्रैल 2017 और उसके बाद में एंटर हुआ है तो ही होगा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा, आपको एक स्पेसिफाइड टाइम दिया जाएगा कि इतने समय में वो पैसा आप जो डीम्ड लोन था अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज से वापस से देश में लेकर आ जाओ। अगर विद इन स्पेसिफाइड टाइम में, रूल में बताया गया स्पेसिफाइड टाइम 90 दिन का जो टाइम है, अगर वो आप पैसा इंडिया में लेकर नहीं आते हैं तो फिर उस केस में क्या होगा, तब हम क्या मानेंगे, एडवांस मानेंगे और उस पे ब्याज को एक्रू करना शुरू कर देंगे। मतलब आपकी ब्याज की इनकम को एक्रू करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। फिर आपको ब्याज पे भी टैक्स देना पड़ेगा। पहले तो एएलपी की वजह से जितनी टोटल इनकम बढ़ी थी उस पे भी टैक्स देना पड़ा। अब डीम्ड लोन मान लेंगे अगर प्रेस्क्राइब टाइम में पैसा नहीं लाए, और उस डीम्ड लोन पे क्या करेंगे, ब्याज की इनकम को एक्रू करेंगे और उस इनकम पे भी फिर आपको टैक्स का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहां पर एक सवाल आपके लिए पैदा होता है कि आपको कितने समय में वो पैसा इंडिया में लेकर आ जाना चाहिए सो डेट आपके बुक्स में सेकेंडरी एडजस्टमेंट की कोई एंट्री नहीं डले, माना ही नहीं जाए कि आपने क्या दिया है, डीम्ड लोन दिया है, और ना ही ब्याज की इनकम क्या करो, एक्रू होनी पड़े। तो कितने समय में आप पैसा लेकर आ जाओ, तो उसके लिए आपको रूल 10CB ने का 90 दिन का समय देते हैं। आप वो पैसा वापिस से जो एक्सेस मनी था, जो आपने ज्यादा उनको क्या कर दिया था, पे कर दिया था, या फिर आपने उनसे कम क्या करा था, चार्ज करा था। जैसे कॉस्ट है तो आपने ज्यादा पे कर दिया एसोसिएटेड एंटरप्राइज को, और सेल्स के केस में आपने उनसे कम पैसा चार्ज करा, तो वो जो एक्सेस मनी है, एक्सेस मनी का मतलब क्या हुआ, जिस प्राइस पे आपकी क्या हुई थी, ट्रांजेक्शन हुई थी, और एएलपी दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेस मनी, जो आपको इंडिया में लेकर आना है। वो आप 90 दिनों में लेकर आ जाओ। कब से? रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है। आपने खुद अपने रिटर्न में एएलपी का डिटर्मिनेशन करा, खुद ने बताया कि एएलपी इतनी निकल के आती है और मैंने इस प्राइस पे क्या करिए, ट्रांजैक्शन करिए, मेरा टोटल प्रॉफिट इतने से इंक्रीज हो रहा है। तो लॉ बोलता है जब खुद ही आप बोल रहे हो तो आप खुद ही 90 दिनों के अंदर रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से आप क्या करो, उस पैसे को इंडिया में रिपेट्रिएट कर लो। अगर आपकी एएलपी का डिटर्मिनेशन असेसिंग ऑफिसर ने करा था, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने करा था, तो जिस दिन आपका ऑर्डर क्या हुआ, पास हुआ, जिस दिन आपका ऑर्डर पास हुआ, ओके, तो आपको बताया गया आपकी ये एएलपी है, आपका टोटल प्रॉफिट इतने से बढ़ा दिया गया, उस दिन से आप 90 दिनों के अंदर, उस दिन से आप 90 दिनों के अंदर पैसा इंडिया में लेकर आ जाओ। अच्छा, एक केस एडवांस प्राइसिंग क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ। कौन सा एग्रीमेंट हुआ? एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट हुआ। लेकिन वो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट आपका रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से क्या हो गया, पहले एंटर हो गया। मतलब पहले ही मालूम पड़ गया था कि इस मेथड से एएलपी का डिटर्मिनेशन होगा।
तो जो आपकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी, आप वहां से 90 दिनों के अंदर पैसा इंडिया में लेकर आ जाओ। एक केस ऐसा है कि रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के बाद में क्या हुआ, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट हुआ, मतलब बाद में एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट हुआ, तो बाद में मालूम पड़ा ये एलपी निकल रही है। तो जिस भी महीने में एडवांस प्राइसिंग क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ, उस महीने के एंड से आप विद इन 90 डेज के अंदर क्या लेकर आ जाओ, इंडिया में पैसा लेकर आ जाओ। मतलब फोकस कितने पे करना है, 90 डेज पे पैसा लाना है। नॉर्मली रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट से, या फिर एओ ने जब ऑर्डर पास करा तब से, या फिर क्या हुआ, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट ही रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के क्या हुआ, बाद में हुआ। तो जिस मंथ में एंटर हुआ उस मंथ के एंड से विद इन 90 डेज में आप पैसा इंडिया में लेकर आ जाओ। अच्छा, आप इंडिया में पैसा लेकर आ जाओ, आपके बुक्स में कोई भी सेकेंडरी एडजस्टमेंट की हम एंट्री नहीं डालेंगे, कोई डीम्ड लोन नहीं बताएंगे, कोई ब्याज की इनकम आपको एक्रू नहीं करेंगे। अब यहां पर लॉ में डाला गया एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन डाल के आपको एक रिलैक्सेशन दिया। जरूरी नहीं है कि आप उसी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से क्या लेकर आओ, वो पैसा एक्सेस मनी इंडिया में रिपेट्रिएट करो। अगर आपकी कोई दूसरी एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, लेकिन ध्यान रखना है वो मस्ट बी नॉन रेसिडेंट होनी चाहिए, वो इंडिया की रेसिडेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो दूसरी एसोसिएटेड एंटरप्राइज भी हो सकती है, मतलब वो जिनके साथ में आपने ट्रांजैक्शन नहीं करी है। तो दूसरी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से भी अगर आप क्या लेकर आ जाते हो, इंडिया में रिपेट्रिएट कर लेते हो 90 दिनों के अंदर, तो कोई सेकेंडरी एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं डलेगी। बस ध्यान रखना दूसरी एसोसिएटेड मस्ट भी कौन सी होनी चाहिए, जो इंडिया की क्या ना हो, रेसिडेंट ना हो। तो आप 90 दिनों के अंदर क्या लेकर आ जाओ, पैसा लेकर आ जाओ, कोई सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं होगा। पहला ऑप्शन तो आपको यह दिया, पैसा लेकर आ जाओ। अगर आप पैसा लेने में कामयाब नहीं हो पाते हो, ब्याज की इनकम आपकी क्या कर देंगे, एक्रू कर देंगे, ये होगा आपका। ओके, अगर नहीं लेकर आए। दूसरा तरीका एक और आपके पास में रिलैक्सेशन दिया है, अगर आप पैसा लेकर नहीं आ पाते हो तो एक काम करो, वो जो एक्सेस मनी है जो आपको लेकर आना था, आप उस पर एक एडिशनल टैक्स क्या कर दो, पे कर दो 18% की रेट से। ठीक है ना, 18% की रेट से आप टैक्स पे कर दो, 12% सरचार्ज और 4% सेस क्या कर दो, पे कर दो। अगर आप ये एडिशनल टैक्स भी पे कर दोगे तो भी आपके बुक्स में कोई भी हम सेकेंडरी एडजस्टमेंट की क्या नहीं डालेंगे, एंट्री नहीं डालेंगे। तो पहला तरीका है, या फिर तो पैसा ही लेकर आ जाओ, और अगर पैसा लाने में कामयाब नहीं हो पाते हो तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा, ब्याज की इनकम होगी। ओके, दूसरा ऑप्शन आपको यह दिया कि आप एडिशनल टैक्स ही क्या कर दो, पे कर दो 18% की रेट से। एडिशनल का मतलब क्या है, एएलपी डिटरमाइन हुई, टोटल इनकम बढ़ी है, उस पे तो आपको नॉर्मल टैक्स तो पे करना ही करना पड़ेगा। अब वो जो एक्सेस मनी है उस पे अगर आप एडिशनल टैक्स पे कर दो 18% की रेट से, 12% सरचार्ज हो जाएगा और आपका 4% सेस हो जाएगा, तो हम आपके बुक्स में सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं डालेंगे, डीम्ड लोन नहीं बताएंगे, और कोई भी ब्याज की इनकम आपको क्या नहीं करनी होगी, एक्रू नहीं करनी होगी। तो दो तरह के आपको यहां पर क्या दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं। अब मान लीजिए अगर आप 90 दिनों के अंदर पैसा लेकर नहीं आते हो, 90 दिनों के अंदर क्या नहीं लाते हो, पैसा नहीं लाते हो, ठीक है, तो बुक्स में एंट्री डल जाएगी लोन की, और लोन पे ब्याज की इनकम एक्री होगी। अब वो ब्याज की इनकम कौन सी रेट से एक्री होगी, ध्यान से सुनिएगा। आपने जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ में जो ट्रांजैक्शन करी है, अगर वो जो ट्रांजैक्शन है अगर वो आईएनआर में डिनोमिनेटेड है, कौन सी करेंसी में डिनोमिनेटेड है, आईएनआर में, तो उस केस में आपकी जो इंटरेस्ट की रेट होगी, इंटरेस्ट की रेट लेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एज ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल की जो रेट थी उसमें प्लस कर लेना 3.25%। ठीक है, हमारी जो 1 अप्रैल को जो रेट थी, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो लैंडिंग रेट होती है उसमें 3.25% ऐड कर लीजिए। जो भी रेट आती है उस रेट से आपको ब्याज की इनकम क्या कर देनी है, एक्रू कर देनी है। अगर आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ में जो ट्रांजैक्शन करी है, अगर वो फॉरेन करेंसी में करी है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको लाइबोर लेना है, मतलब लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। लेकिन वो कौन से दिन की लेनी है, 30 सितंबर की लेनी है, वहां की 1 अप्रैल की नहीं लेनी है, 30 सितंबर की लेनी है, और प्लस 3% ऐड कर लेना है। तो आपको याद रखने की चीज है तो वो है ब्याज की चीज। अगर आपकी ट्रांजैक्शन आईएनआर में डिनोमिनेटेड है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल और 3.25% ऐड कर लीजिए उसके अंदर। और अगर फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है तो आपको लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, जिसको हम लाइबोर बोलते हैं, 30 सितंबर प्लस 3% ऐड कर लीजिए, और इस रेट से आपको क्या करना है, ब्याज की इनकम को क्या कर लेना है, एक्रू कर लेना है। तो सबसे पहला तो आपको ऑप्शन दिया 90 दिन के अंदर पैसा ले आओ, ठीक है ना, उसी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से ले आओ। एक्सप्लेनेशन में दिया नहीं, और किसी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से ले आओ जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं हो, नॉन रेसिडेंट हो, 90 दिनों में ले आओ, कोई सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है, ये नहीं लेके आ पाते हो तो एडिशनल टैक्स पे कर दो 18% की रेट से, 12% उसके ऊपर सरचार्ज पे कर दो, और 4% क्या कर दो, सेस पे कर दो।
ठीक है ना। कुछ नहीं करोगे तो 90 दिनों के बाद तो हम क्या कर देंगे, सेकेंडरी एडजस्टमेंट डाल देंगे, लोन बना देंगे और ब्याज की इनकम क्या कर देंगे, यहां पर चालू कर देंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, ये ब्याज की इनकम कब से चालू करेंगे, 90 दिन के बाद से चालू कर देंगे। मतलब रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से आपको क्या दिए थे, 90 डेज दिए थे। आप 90 डेज में पैसा लाने में असमर्थ रहे, तो ब्याज की इनकम हम कब से चालू करेंगे, 90 डेज के बाद से करेंगे या फिर रिटर्न फाइल करने की आपकी ड्यू डेट से कर देंगे। तो इसका आंसर है, अगर आप 90 डेज में पैसा नहीं लाते हैं तो रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वहीं से ब्याज का मीटर चालू हो जाएगा। जिस दिन असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास करा वहां से 90 डेज में रीपैट्रिएट नहीं हुआ, तो जिस दिन असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास करा वहीं से ब्याज की इनकम चालू कर देंगे। आपका एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के बाद में एंटर हुआ, तो उस मंथ के एंड से हमने एंड ऑफ द मंथ से कहा था कि 90 डेज में क्या करना, पैसे ले आना, नहीं लेकर आए तो हम एंड ऑफ द मंथ से ही आपका क्या कर देंगे, इंटरेस्ट का मीटर क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो ये हमारा कौन सा था, सेक्शन 92 हमारा कौन सा था, सीई था। ओके, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट, और कौन सा एडजस्टमेंट हुआ, सेकेंडरी एडजस्टमेंट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके पास्ट एग्जाम के हम 2 क्वेश्चन क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ओके, इसके बाद में हम आते हैं सेक्शन 94 बी पे। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर इसकी एप्लीकेबिलिटी कब होगी, सबसे पहले ध्यान रखना, अगर आप इंडियन कंपनी हो तो ही इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी, या फिर अगर आप फॉरेन कंपनी के परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो। अच्छा, मैं इसके पहले आपको इसका बेसिक बता दूं क्या है। आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज से क्या लिया, लोन लिया, आप उनको ब्याज क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। ब्याज आपको पीजीबीपी में डिडक्टिबल होता है। सेक्शन 94 बी एक रेस्ट्रिक्शन डालेगा, सर्टेन परसेंटेज बताएगा कि इससे ज्यादा हम आपको ब्याज की क्या नहीं देंगे, डिडक्शन नहीं देंगे, अगर आपने लोन किससे लिया, एसोसिएटेड एंटरप्राइज से लिया। ओके, क्योंकि आप उनको भर भर के फिर क्या देते हो, ब्याज देते हो। तो अब उसके लिए इसकी एप्लीकेबिलिटी सिर्फ इंडियन कंपनी पे होगी, फर्म वन पे नहीं, और फॉरेन कंपनी के क्या होगी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पे होगी। हमने बाहर से लोन लिया, हमने लोन भी किससे लिया, हमारे एसोसिएटेड एंटरप्राइज से क्या लिया, लोन लिया। उस लोन पे क्या हो रहा है, ब्याज एक्री हो रहा है। ये रेस्ट्रिक्शन तभी लगेगी जब वो ब्याज 1 करोड़ से क्या हो, ज्यादा को। ये विशेष ध्यान है। इससे पहले वाले सेक्शन में भी क्या था, प्राइमरी एडजस्टमेंट कब होता है, जब वो 1 करोड़ से ज्यादा हो। यहां पर भी रेस्ट्रिक्शन डिडक्शन पे हम तभी डालेंगे जब ब्याज 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। नेक्स्ट बात, ये रेस्ट्रिक्शन तभी डलेगी जब उस इंटरेस्ट की डिडक्शन हमको पीजीबीपी हेड में मिलती हो और दूसरे हेड में नहीं। कौन से हेड में मिलती हो, हमको पीजीपी हेड में मिलती हो। हमको मतलब इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, वो लोन हमको किसने दिया हो, हमारे एसोसिएटेड एंटरप्राइज ने दिया हो। तो हमको एक लिमिट से ज्यादा उसकी क्या नहीं मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब वो इन्होंने हमको क्या बताई है, लिमिट बताई है, और वो लिमिट है हमारी 30% ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, और कौन सा है, अमोर्टाइजेशन। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्सेस, बिफोर डेप्रिसिएशन और बिफोर अमोर्टाइजेशन जो अर्निंग होगी, इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 30% डिडक्शन मिलेगी। या फिर जो एक्चुअल इंटरेस्ट है वो विच एवर इज क्या होगा, लोअर होगा, उसकी आप क्या ले सकेंगे, डिडक्शन क्या कर सकेंगे, ले सकेंगे। ठीक है, जब इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 1 करोड़ से ज्यादा हो, लोन आपने क्या लिया हो, अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज से क्या करा हुआ हो, लिया हुआ हो, और लोन की डिडक्शन आपको ब्याज की डिडक्शन कौन से हेड में मिलनी हो, पीजीबीपी हेड के अंदर क्या करनी हो, मिलनी हो। एसोसिएटेड एंटरप्राइज भी कौन सी होनी चाहिए, नॉन रेसिडेंट ही होनी चाहिए। तो ये रेस्ट्रिक्शन क्या करेगी, आपके ऊपर काम करेगी, और जो 30% से ज्यादा वाला इंटरेस्ट होगा आपको उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब इसमें एक विशेष बात है, आपने अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज से क्या नहीं लिया, लोन नहीं लिया, लेकिन जिस लेंडर से आपने क्या लिया है, लोन लिया है, उस लेंडर को आपके एसोसिएटेड एंटरप्राइज ने या फिर तो क्या दे रखी है, गारंटी दे रखी है, या फिर तो क्या दे रखी है, गारंटी दे रखी है, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग और मैचिंग अमाउंट का क्या दे रखा है, डिपॉजिट दिया हुआ है। तो यहां पर आपने होशियारी क्या लगाई कि आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज से तो क्या नहीं लिया, लोन नहीं लिया। तो आपकी होशियारी क्या थी, आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज से लोन नहीं लिया, सो डेट आप चाहते हो कि ये सेक्शन डिफीट हो जाए, लेकिन यहां पर प्रोवाइजो डाल दिया गया। प्रोवाइजो में कहा अगर आप अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज से लोन नहीं लेते हो, लेकिन आपने जिससे लोन लिया है उसको आपके एसोसिएटेड एंटरप्राइज ने या फिर तो लोन के लिए गारंटी दे दी है, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग और मैचिंग अमाउंट का क्या दे दिया है, डिपॉजिट उनको दे दिया है, तो ये हम डीम्ड मान लेंगे कि वो लोन आपने अपने
एसोसिएटेड एंटरप्राइज से ही क्या करा हुआ है, लिया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम डिडक्शन का आपको मालूम पड़ गया 30% ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। अब बीच में यहां पर सबसेक्शन 1A इंसर्ट किया गया। ठीक है, यहां पर क्या किया गया, अगर मान लीजिए कोई भी क्या है नॉन रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट का इंडिया में कोई क्या है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, जो इंडिया में बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं, फोकस करिएगा, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है नॉन रेसिडेंट का और बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं और वो इंडिया में क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, और हम इंडियन कंपनी है या हम फॉरेन कंपनी के परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, हम उनको क्या दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, तो हम पे ये जो 30% की रेस्ट्रिक्शन है ये क्या नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी। रीजन बता देता हूं, याद हो जाएगा, हालांकि पीडीएफ में लिखा हुआ है। देखिए, बैंकिंग बिजनेस है, इसका तो बिजनेस ही सबको लोन देने का है, और एसोसिएटेड एंटरप्राइज की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, अगर आप सामने वाले को इतना लोन दे देते हो कि उसकी जो टोटल बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू का 51% या उससे ज्यादा का आपने लोन दे दिया, तो आप दोनों को एसोसिएटेड मान लेंगे। आज आप जानते हो जितनी भी कंपनीज हैं सब लोन के बेसिस पे चलती है। अब आपने क्या लिया, लोन लिया, अब आप एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन गए, सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा और डिडक्शन पे क्या लग जाएगी, रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी, जबकि बैंकिंग बिजनेस का तो काम ही कौन सा है, लोन देने का है। तो इसलिए इन्होंने यहां पर एक रिलैक्सेशन दिया कि अगर आप नॉन रेसिडेंट के इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो और बिजनेस अगर आपका बैंकिंग है और आप क्या दे रहे हो, लोन दे रहे हो, तो जो आपके बोरोवर होंगे उनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन क्या नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी, उन पे ये रेस्ट्रिक्शन क्या नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, वन मोर रेस्ट्रिक्शन क्या नहीं होगी, ये एप्लीकेबल नहीं होगी अगर हम जो बोरोवर हैं, हमारा खुद का बिजनेस कौन सा है, बैंकिंग का है। ठीक है ना, अगर हमारा खुद का बिजनेस कौन सा है, बैंकिंग का है। ठीक है, हम इंडियन कंपनी है, हम परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है और हमारा खुद का बिजनेस बैंकिंग या इंश्योरेंस का है, तो हम अगर आगे लोन देते हैं तो हम भी आगे से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। हमने किसी फॉरेन कंपनी से क्या लिया होगा, लोन लिया होगा, तो हम पे भी ये 30% वाली डिडक्शन रेस्ट्रिक्शन क्या नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी। तो दो खास बात है, पहले हम लेंडर हैं, हम लोन दे रहे हैं, हम कौन है, हमारा बिजनेस कौन सा बैंकिंग का है, और हम नॉन रेसिडेंट के क्या है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, हम आपको क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरा, जो लोन ले रहा है उसका खुद का बिजनेस बैंकिंग का या इंश्योरेंस का है और वो क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है, तो उस पर भी 30% वाली रेस्ट्रिक्शन क्या नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। ओके, एल्स 30% से ज्यादा का इंटरेस्ट क्या नहीं होगा, अलाउ नहीं होगा, लेकिन जितना भी डिसअलाउ हुआ वो नेक्स्ट ईयर के ब्याज में जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर के बाद ब्याज में जाके ऐड हो जाएगा, मतलब कैरिड फॉरवर्ड जाएगा, और ऐसा वो टोटल 8 असेसमेंट ईयर तक क्या हो सकेगा, कैरिड फॉरवर्ड हो सकेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इस साल 30% डिडक्शन मिली, उसके एक्सेस वाला इंटरेस्ट आपको क्या हो गया, डिसअलाउ हो गया, तो वो एक्सेस इंटरेस्ट जो होगा वो नेक्स्ट ईयर के इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और इस तरह से वो 8 असेसमेंट ईयर तक क्या हो सकेगा, कैरिड फॉरवर्ड हो सकेगा। तो यहां पर हमने आपका सेक्शन 94B का भी क्या कर लिया है, बुलेट रिवीजन कर लिया है। ओके, इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कर लेंगे। अब हम आते हैं आज के लास्ट बुलेट रिवीजन पे, वो है हमारा सेक्शन 94A, ए कैटेगरी का टॉपिक है। यहां पर इसका फोकस ये है, गवर्नमेंट चाहती है कि जो देश या जो टेरिटरी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इफेक्टिवली नहीं करते हैं उनके साथ हम ट्रांजैक्शन क्या करें, खत्म कर दें। ठीक है, उनके साथ ट्रांजैक्शन खत्म कर दें, मतलब जिनके साथ हमारा लैक ऑफ इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो उस कंट्री और उस टेरिटरी के साथ होने वाली ट्रांजैक्शन को क्या जाए, खत्म किया जाए। कैसे, तो सरकार क्या करेगी, उस कंट्री या उस टेरिटरी को नोटिफाइड कर देगी एज नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया, और क्यों, क्योंकि वो हमारे साथ में इंफॉर्मेशन को क्या नहीं करते हैं, इफेक्टिवली एक्सचेंज नहीं करते हैं। ये सेक्शन पूरे लॉ पे क्या है, ओवरराइडिंग है। अब यहां पर विशेष बात यह है, फिर भी अगर आपने वहां के लोगों के साथ में क्या कर ली, ट्रांजैक्शन करी, वहां के लोगों का मतलब है वहां का कोई रेसिडेंट है या वहां जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या फिर वहां पर जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब जो पर्सन लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया है, जो वहां का रेसिडेंट है, वहां जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, या फिर जो भी वहां पर एस्टेब्लिश्ड है, अगर फिर भी आपने उनके साथ में ट्रांजैक्शन कर ली है, तो फिर क्या होगा, हम मान लेंगे कि वो ट्रांजैक्शन आपने अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ करी है। ठीक है, मतलब आपने जो ट्रांजैक्शन करी, अगर उस ट्रांजैक्शन में एक भी पार्टी कौन सी हुई, पर्सन लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया वाली हो गई है,
तो उस ट्रांजैक्शन की हम सभी पार्टियों को मान लेंगे कि सभी की सभी पार्टी आपकी एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। भले वो सेक्शन 92A की डेफिनेशन के हिसाब से एसोसिएटेड नहीं है, हम तो मान लेंगे कि वो आपने ट्रांजैक्शन किसके साथ करी है, एसोसिएटेड के साथ करी है। उस ट्रांजैक्शन को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लेंगे और ट्रांसफर प्राइसिंग के सारे प्रोविजन हम आपके ऊपर क्या कर देंगे, एप्लीकेबल कर देंगे। सेक्शन 92 कौन सा है, ए, ठीक है ना, 92 कौन सा था हमारा, बी था, 92 कौन सा था, सी था हमारा, ओके 92 टीपीओ को रेफर करने वाला, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट, ट्रांसफर प्राइसिंग की सारे प्रोविजन हम आपके ऊपर एप्लीकेबल कर देंगे। बस दो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो हमारा सेक्शन 92C का सबसेक्शन 2 का जो सेकंड प्रोवाइजो था, सेकंड प्रोवाइजो क्या बोलता है, जिस प्राइस पर आपने ट्रांजैक्शन करी है उसका 3% का वेरिएशन अलाउेबल है। यहां जाके वो 3% का वेरिएशन भी इनको सहन नहीं होगा, वो अलाउेबल नहीं रहेगा। और होलसेल ट्रेडिंग के केस में कहते थे जिस प्राइस पर आपने ट्रांजैक्शन करी है उसका 1% वेरिएशन अलाउेबल है। अगर आपने किन के साथ ट्रांजैक्शन कर ली है, जो पर्सन लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया है उनके साथ कर ली है, तो फिर उस केस में उनको 1% का वेरिएशन भी क्या नहीं होगा, उनको सहन नहीं होगा। ओके, तो वो वाला सेकंड प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरा, सेफ हार्बर रूल क्या नहीं होंगे, एप्लीकेबल नहीं होंगे। सेफ हार्बर रूल एप्लीकेबल नहीं होने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपने पर्सन लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया वालों को कोर ऑटो कंपोनेंट क्या करे हैं, एक्सपोर्ट करे हैं, ठीक है ना। और सेफ हार्बर रूल क्या बोलता है, सेफ हार्बर रूल बोलता है कि अगर आपने अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट का, ठीक है ना, 12% अपना क्या बताया है, ऑपरेटिंग मार्जिन क्या कर दिया, बता दिया, या इससे आपने ज्यादा बता दिया, फिर तो जिस प्राइस पे आपने ट्रांजैक्शन करी है उसी को हम क्या मान लेंगे, एएलपी मान लेंगे। लेकिन अगर ये कोर ऑटो कंपोनेंट आपने किनको एक्सपोर्ट करे हैं, जो पर्सन लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया उनको एक्सपोर्ट करे, और आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट का 12% से ज्यादा, 12% या उससे ज्यादा को ऑपरेटिंग मार्जिन आ भी रहा है, तो भी आपकी एएलपी का क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन करेंगे। और जिस प्राइस पे आपकी ट्रांजैक्शन हुई है और एएलपी में जो डिफरेंस आ रहा है उतने से आपकी टोटल इनकम इंक्रीज करेंगे। मतलब सेफ हार्बर रूल आपके ऊपर क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। इवन अगर आपने मिनिमम मार्जिन भी अचीव कर लिया है तो भी एएलपी निकलेगी, और जो भी डिफरेंस आएगा उतने से आपका क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने पर्सन लोकेटेड नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया वालों के लिए कुछ फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर रिसर्च करी, ओके, और वो बोलते हैं, सेफ हार्बर रूल बोलता है कि अगर आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट का कितना परसेंट प्रॉफिट बता दिया, मार्जिन 24% बता दिया, तो फिर कोई एलपी नहीं निकालनी, जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन करी वही आपकी एलपी है। लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन आपने पर्सन लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया के साथ कर ली, सेफ हार्बर रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना, एएलपी आपको निकालनी पड़ेगी, और जो भी डिफरेंस आएगा आपकी प्राइस में और एलपी में उतने से आपका प्रॉफिट तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दो एक्सेप्शन हो गए, 3% और 1% वाला जो वेरिएशन अलाउेबल था वो भी अलाउ नहीं होगा, और सेफ हार्बर रूल भी क्या नहीं होगा, यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी ट्रांसफर प्राइसिंग के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल कर देंगे, और उस ट्रांजैक्शन में जितनी भी पार्टी है सबको मान लेंगे कि आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ में ट्रांजैक्शन करी है। अब विशेष बात यह है, अगर आपने वहां की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कुछ भी पेमेंट करा, जैसे आपने वहां की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई भी लोन वोन ले रखा था, तो आप उनको ब्याज का या रीपेमेंट आप करेंगे, उसकी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये बड़े खतरनाक प्रोविजन है, ठीक है ना, इसलिए रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं कि आप उनके साथ मत करो, करोगे तो यही हो जाएगा, आप उनकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो भी पेमेंट करोगे, ब्याज करोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, लोन का रिपेमेंट होगा, हम आपको तब तक डिडक्शन नहीं देंगे जब तक आप यहां की प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी को ऑथराइजेशन नहीं दे देते हो कि वहां से इंफॉर्मेशन आपके बिहाफ पे क्या कर ले, ठीक है ना। अगर आप उनको ऑथराइजेशन दे दोगे तो अलाउेबल हो जाएगा, लेकिन अलाउेबल भी एज पर एएलपी ही होगा, एएलपी जितना बताएगा उतना ही होगा, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। लेकिन अगर आप ऑथराइजेशन नहीं करोगे यहां की इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि मेरी बिहाफ पे आप वहां की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंफॉर्मेशन ले लो कि मैं किस बात का उनको पेमेंट कर रहा हूं, जब तक ये ऑथराइजेशन नहीं दोगे तो आपको तो कुछ भी क्या नहीं मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये तो ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात। उसके अलावा वहां के लोगों को अगर आप कोई भी एक्सपेंडिचर का पेमेंट कर रहे हो या वहां से कोई भी असेट आपने खरीदा है, ना तो हम कोई एक्सपेंडिचर की डिडक्शन देंगे और ना ही उस असेट पे आपको डेप्रीसिएशन का क्या देंगे, अलाउंस देंगे, कुछ भी नहीं देंगे हम आपको।
मतलब उनके साथ करना ही नहीं है। लोन वोन लोगे तो भी ब्याज ब्याज रिडक्शन, रीपेमेंट की नहीं देंगे, और कुछ भी आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो, रेवेन्यू, वो भी नहीं देंगे। असेट खरीदा तो उस असेट पे इंडिया पे हम आपको डेप्रिसिएशन का भी अलाउंस नहीं देंगे, जब तक कि आप उस ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स क्या नहीं कर लेते, मेंटेन नहीं कर लेते। अगर आप मेंटेन कर लेते हो तो भी डिडक्शन तो एज पर कौन सी देंगे, एएलपी ही देंगे, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन को हम मान लेंगे कि आपने एसोसिएटेड के साथ करी है, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन तो लगेंगे, एएलपी तो डिटरमाइन होगी, तो डिडक्शन मिलेगी तो वो एज पर एएलपी ही मिलेगी। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं करोगे, इंफॉर्मेशन नहीं करोगे, तो कुछ भी हम आपको क्या नहीं देंगे, डिडक्शन नहीं देंगे। अब तीसरी बात यहां पर आती है, अगर वहां से आपको कोई भी रिसीट हो रहा है, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट हो, चाहे वो कैपिटल रिसीट हो, फोकस करो कैपिटल रिसीट पे, आपने वहां से लोन लिया, शेयर कैपिटल मनी आ रहा है, सिक्योरिटी क्या आ रहा है, प्रीमियम आ रहा है, कैपिटल रिसीट है, ओके, तो उसको हम आपकी यहां पर इनकम मान लेंगे और उस पर हम आपको टैक्स लगा देंगे, ओके। और वो कब लगाएंगे, जब तक आप हमें ये नहीं बता देते कि जिससे आपसे पैसा आ रहा है, जिस व्यक्ति से आपके पास में पैसा आ रहा है, उसके पास में उस पैसे का सोर्स कहां से था। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के पास में उस फंड का सोर्स क्या है, आपको बताना पड़ेगा उसका। अगर आप ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हो, फेल हो जाते हो, या फिर आपका एक्सप्लेनेशन ए को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है, तो जो भी सम क्रेडिट हुआ है, रिसीव हुआ है, चाहे वो इवन कैपिटल रिसीट ही क्यों ना हो, लोन ही क्यों ना हो, शेयर कैपिटल ही क्यों ना हो, सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों ना हो, उसको तो हम आपकी डीम्ड इनकम मान के टैक्स कर देंगे। नहीं करेंगे अगर आप एक्सप्लेनेशन दे देते हो और बता देते हो कि उस पर्सन के हैंड में वो फंड का सोर्स क्या था। उस पर्सन के हैंड में आपको क्या बताना पड़ेगा, सोर्स बताना पड़ेगा। सोर्स बताना पड़ेगा ऑफ द किसका, सेड फंड का, इन द हैंड्स ऑफ सच पर्सन। सच पर्सन का मतलब जो पर्सन लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया। तो इतने खतर कॉन्सिक्वेंसेस है, 3% 1% का वेरिएशन अलाउ नहीं होगा, सेफ हार्बर रूल को भी क्या नहीं होने देंगे, एप्लीकेबल नहीं होने देंगे, ब्याज व्याज पे करोगे, डिडक्शन भी नहीं देंगे, ठीक है ना। वहां से एसेट खरीद लोगे तो डेप्रिसिएशन नहीं देंगे, कोई एक्सपेंड डिडक्शन नहीं देंगे, वहां से कोई कैपिटल रिसीट आ जाएगी तो भी उसको क्या कर देंगे, हम यहां पर टैक्स कर देंगे। अब यहां पर एक और विशेष बात आ जाती है, अगर आप वहां पर कोई पेमेंट कर रहे हो, वहां के लोगों को पेमेंट कर रहे हो जिसपे टीडीएस होना है, ऐसा नहीं, मतलब क्या, जिसपे टीडीएस होना हो, मतलब हमारे टीडीएस के प्रोविजन पे जिसपे क्या होना हो, टीडीएस होना हो, तो अब वहां पर आप उस पे टीडीएस 30% की रेट से डिडक्ट करोगे। मतलब उस सेक्शन में जो रेट दी हुई है उस रेट से मत करना, अब आप कितने परसेंट की रेट से करना, 30% की रेट से करना। उस सेक्शन में तो मान लो 10% की रेट दी हुई है या 20% की रेट दी हुई है, फाइनेंस एक्ट के अंदर दी हुई है 195 के अंदर, आप नहीं, आप तो हायर रेट से क्या करोगे, 30% की रेट से करोगे। लेकिन कौन से पे करना, उसी पे करना जिस पे टीडीएस डिडक्टिबल होता हो, जैसे कमीशन है, ये सब है 195 में है, तो जिनके ऊपर भी टीडीएस क्या होता हो, डिडक्टिबल होता हो, फिर आपको टीडीएस कितने पे करना है, 30% से करना है। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, टीडीएस सिर्फ 30% से करना है, हम ये नहीं कह रहे कि उसका टैक्स 30% से होगा। जैसे मान लीजिए आपने वहां से क्या लिया, लोन लिया, आप उनको ब्याज का क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, एज पर सेक्शन 115A अगर आप बाहर से क्या लेते हो, फॉरेन करेंसी में लोन लेते हो, तो लॉ बोलता है कि उसका टैक्स कितना होगा, 5% होगा, प्लस 4% क्या होगा, उस पर सेस हो जाएगा। अगर आप बाहर से क्या लेते हो, रॉयल्टी लेते हो, फी फॉर टेक्निकल सर्विस लेते हो, ओके, तो 115A बोलता है कि उस केस में टैक्स कितना होगा, 10% होगा, और 4% क्या जुड़ेगा, सेस जुड़ेगा। ये भी आज ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं पेमेंट करते समय 30% से क्या काटना, टीडीएस, प्लस उसमें 4% क्या कर लेना, सेस, तो 31.2 हो जाएगा। अब उनको कहना इंडिया में आप रिटर्न क्या कर दो, फाइल कर दो, रिटर्न फाइल कर दो, बता दो वो ब्याज की इनकम है, 115A लगता है, हम आपका टैक्स 5% प्लस 4% सेस हो जाएगा, मतलब 5.2 हो जाएगा, और बाकी हम आपको टीडीएस का रिफंड दे देंगे। उनको कहेंगे आप इंडिया में रिटर्न क्या कर दो, फाइल कर दो, और बता दो कि आपने इंडिया में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फी फॉर टेक्निकल सर्विस दी थी, आपका टैक्सेशन 115A में 10% प्लस 4% क्या बनता है, सेस, मतलब 10.4 बनता है, आप रिटर्न फाइल कर दो। टीडीएस तो 31.2 से कटेगा, हम आपको क्या दे देंगे, रिफंड दे देंगे। मतलब टीडीएस तो 31.2 से होगा, टैक्स क्या होगा, नॉर्मली होगा, और रिटर्न फाइल करके आप उसका क्या ले सकेंगे, रिफंड भी ले सकेंगे। तो ये हमारा सेक्शन कौन सा था, 94 कौन सा था, ए था, पर्सन लोकेटेड नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया। उस ट्रांजैक्शन की सभी पार्टी को एसोसिएटेड एंटरप्राइज मान लेंगे, 3% 1% का वेरिएशन अलाउ नहीं होगा। सबसे विशेष बात है, सेफ हार्बर रूल भी आप पे क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। वहां की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या और भी कोई एक्सपेंडिचर होगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी जब तक आप ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे देते हो।
मिलेगी तो भी एस पर क्या मिलेगी, एलपी मिलेगी। वहां से कोई असेट खरीदोगे, डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा अनलेस आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर देते। वहां से जो भी रिसीट आ रही है, क्रेडिट हो रही है, कैपिटल रिसीट भी, उसको भी हम डीम्ड इनकम मान के टैक्स कर देंगे। कब तक, जब तक आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे देते कि उस फंड का सोर्स उस पर्सन के हैंड में क्या था। और टीडीएस जिस पे होता है, अगर टीडीएस होता है तो टीडीएस 30% प्लस 4% क्या होगा, सेस की रेट से होगा। टैक्स नॉर्मल होगा, रिटर्न फाइल करके आप उसका रिफंड ले सकेंगे। और पर्सन लोकली नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया का मतलब है जो भी वहां का रेसिडेंट है, वहां जिसका भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, जो भी वहां पर क्या है एस्टेब्लिश्ड है। तो यहां पर हमने इसको सुपरविजन कर लिया। आपको 92 क्या करा दिया, सीई करा दिया, 94 बी हो गया, और 94 कौन सा हो गया, ए हो गया। तीनों कॉन्सेप्ट हो गए, और तीनों के अब हम क्या कर लेंगे, न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।